आज हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत सिंह मनहास साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से कांग्रेस पार्टी के, और डीडीसी इलेक्शंस चल रहे हैं। और इनसे बात करने से पहले मैं आपको एक ये वीडियो दिखाना चाहूँगा जिसमें किस भाषा का इस्तेमाल जो है वो इन इलेक्शंस में किया जा रहा है, आप देखेंगे। सुरूड़ी है, अगर 1000 हरामियों को निचोड़ा है तो सुरूड़ी पैदा हुआ है। बता दो सुरूड़ी को कि महराज का पोस्टर वो गरीब के खून पसीने की कमाई से बना है और उसको फाड़ने की जुर्रत हरामी ने की है तो हरामी को छोड़ेगा नहीं। और वो तहसीलदार, उसके साली का लड़का, वो कानून सिखाएगा। कहरा के अंदर इस वक्त भी एक पुराना पोस्टर लगा हुआ है जो फट गया है, उस पर सवाल आज तक नहीं उठाया। लेकिन सुरूड़ी रात सुरूड़ी के साथ कैंपेन करने वाला तहसीलदार मुलाजमों को डराएगा और कांग्रेस की ओर वोट मांगने की कोशिश करेगा। खुदा की कसम करके कहता हूँ, गरीब जाग गया है। आपकी ताकत आपकी वोट है, आपका वोट है, आप इस्तेमाल करो। सुरूड़ी जैसे जितने भी हरामी हैं उनको ठिकाने लगाने का काम महराज करेगा। गरीब का पैसा आईएवाई के पैसे खाने वाले, इनको क्या लगता है महराज इन लोगों को छोड़ेगा? खुदा की कसम करके कहता हूँ कभी नहीं छोड़ूंगा। ये देखा आपने वीडियो, किस तरह से जो ये आज़ाद उम्मीदवार जो कि महराज मलिक जो इनका नाम बताया जा रहा है, उनके द्वारा इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो है इन डीडीसी इलेक्शंस में किया जा रहा है। और सर रंजीत जी क्या कहना चाहेंगे, जो ये इस भाषा का इस्तेमाल जो आपके सीनियर नेता सुरूड़ी साहब के बारे में कहा गया, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं डेंग साहब। मेरे साथ ये आपने सीनियर लीडर हैं मोहम्मद अब्बास मलिक अलमारूफ वीआईपी। मैं इसकी बड़ी कड़ी निंदा करता हूं क्योंकि भलेस, आप भलेसा को जानते हैं, आपकी रिश्तेदारी भी है। भलेसा जिस इलाके का ये लड़का है, वहाँ से हाजी गुलाम कादर साहब जिन्होंने पूरी दुनिया को इंसानियत दी, उसके साथ इसी गांव से प्रोफेसर उमरुद्दीन मलिक साहब जो प्रोफेसर हुए थे बिफोर 47 से पहले, इस गांव के रहने वाले, और तालीम के मैदान में भलेसा के गुलाम रसूल आज़ाद साहब, गुलाम नबी आज़ाद साहब, वहाँ की इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं। और ख़ास करके जिस इलाके का ये, वहाँ से बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और वहाँ से आलम दीन और समाज हर चीज़ शोबे में वहाँ के हाजी साहब ने काम किया है और उनको बड़े आज भी अकीदत से लोग मानते हैं और उनका नाम लेते हैं। उस इलाके का ये लड़का है, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और मैं उन लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि जो इसकी कैंपेन में चलते हैं, जो इस किस्म के बदतमीज़ और जो इस किस्म का जिसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो खो चुका है, अगर वो कल को डीडीसी बनता भी है तो हमारी माँ बहन उसके पास जाएगी, वो किस किस्म का अल्फाज इस्तेमाल करेगा। मेरी आपके चैनल के माध्यम से वहाँ के वोटरान से भी गुजारिश है कि आप वोट का इस्तेमाल, कांग्रेस पार्टी के एक महज़ब और अच्छे हमने कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है और कम से कम उसको बोलने का तरीका, वो पहली बार उनके वो सरपंच भी रहे हैं। और मैं सुरूड़ी साहब के लिए जो इस्तेमाल किया, जो 3 बार वहाँ के लोगों ने जिस बंदे को एमएलए चुना है, कितना डेवलपमेंट का सैलाब सुरूड़ी साहब ने, हमारे ये स्वर्गीय अपने नियाज़ साहब ने किया है उस इलाके में। और वहाँ पे हमारी पोजीशन इस वक्त बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये जो इस लड़के ने वहाँ पर सुरूड़ी साहब के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल किया है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी डोडा सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। और हम ये वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि इस बंदे के ख़िलाफ़ जो एफआईआर दर्ज की जाए और इसका चुनाव जो ये मैंडेट भी जो इसको दिया गया, जो इसने फार्म भरा, वो कैंसिल होना चाहिए। क्योंकि ऐसे आदमी को तो वोट देने का भी हक नहीं है जो किसी की ज़ात पे, माँ बहन पे उतराता है। ये शर्म की बात है कि भलेस में इस किस्म का लड़का जो है, हम इसको जानते भी नहीं हैं, लेकिन इस किस्म का वो जो कैंडिडेट खड़ा होकर वो हुआ। और ख़ास करके हाजी साहब और प्रोफेसर उमरुद्दीन साहब के मलक के गांव से ऐसा लड़का पैदा हो जो हमारी बेइज्जती कराए, मैं इसके लिए इसकी मजम्मत करता हूं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस इंतजामिया ने इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी भी है जो पूरे वर्करों के साथ जो है मैदान में उतर जाएगी। इसकी जिम्मेवारी जो है वहाँ की लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी। बाकी डेंग साहब, मैं आपको कहूँ कि गुलाम नबी आज़ाद भलेस के रहने वाले थे। आपने देखा होगा, आप यहाँ मीडिया से पहाड़ों में जाके हर जगह जानते हैं कि 60-70 साल में यहाँ पर बहुत से सीएम रहे, बहुत से दावे हुए, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद भलेस का जो डेवलपमेंट आयरन हैंड है, J&K की डेवलपमेंट के लिए भलेस का आयरन हैंड रहा है। शरीफ नियाज़ साहब ने इस्तीफ़ा दिया और आज़ाद साहब को लाया।
2.5 साल का पीरियड जो है वो एक सुनहरी दौर पे लिखा गया है। 2.5 साल में जो कारनामे किए आज वो न कोई करेगा न कर सकता है। रात दिन 19 घंटे हमारे आज़ाद साहब काम करते थे। उनके किए हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं, कोई उनको आगे नहीं बढ़ा सका और खोखले वादे दिए। और ठीक है कि सब मुल्क की पार्टियां, जमहूरियत में बीजेपी भी हमारे मुल्क की पार्टी है, पीडीपी भी है, एनसी भी है, बहुत सी पार्टियां, लेकिन जब लोगों ने इनको भी मौका दिया तो इनका ये सिर्फ ऐवान में इनके एमएलए गए तनख्वाह लेने के लिए, लेकिन प्रोग्रेस जो है वो ज़ीरो है। कोई प्रोजेक्ट्स, कोई नौजवानों के लिए कोई ऐसा ये नहीं ला सके। आज़ाद साहब के वक्त में ऐसा था कि काम इतने थे कि लोग जो हैं काम मजदूर नहीं मिलता था गांव में काम करने के लिए, इतने प्रोजेक्ट्स थे रूरल डेवलपमेंट में, R&B में, बाकी बहुत सी स्कीमें थी। कोई यूथ जो था खुश था, खास करके नौजवान जो है इस वक्त मायूसी का शिकार हैं। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, इस इंतजामिया के पास भी कोई प्रोग्राम नहीं है। और मेरी गुजारिश है ओवरऑल स्टेट से कि अगर स्टेट का दर्जा दे के अगर आज़ाद साहब आएंगे वही इन लोगों को रोक सकते हैं। वही यहाँ कि नौजवानों की जो किरण, जो जिसको कहते हैं सूरज जो है वो नौजवानों का, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब है। और हमारी पार्टी से भी डिमांड है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ एक बार फिर CM का कैंडिडेट घोषित करके यहाँ लाया जाए, ताकि नौजवान और इसे भंवर में फंसी हमारी रियासतें, यहाँ के मसाइल जो हैं उनको निकाला जाए। बाकी मैं एक बार फिर वहाँ के भलेसा की उस इशू पे काहरा के वोटरान आपके मैं मीडियम से कहूँगा, इस आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि उस नौजवान को, वो जो लोटर उस 4-10 लोग उसके साथ जो चल रहे हैं वो उनको भी हट जाना चाहिए। ऐसे बदतमीज़ आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। और हमारे एक सीनियर और एक काबिल तरीन लीडर के खिलाफ, खास करके मेरी पार्टी का नहीं हो, कोई किसी पार्टी का भी हो, बुजुर्ग हो, लेकिन कम से कम वो उसको तहजीब होनी चाहिए बात करने की। भाई तुम किसी काम की निंदा कर सकते हो, किसी डेवलपमेंट की निंदा कर, ज़ाती तौर पे तुम क्या कर सकते हो? जो 3 टाइम्स वहाँ का MLA रहा हो और एक काबिल तरीन MLA और जिसने सैलाब डेवलपमेंट का सैलाब किया हो, और उसकी मानदेन पे हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे और न डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी इसको बर्दाश्त करेगी, ना वहाँ के लोग बर्दाश्त करेंगे। मैंने पहले भी बोला है, मैं आज फिर दोबारा दोहराता हूँ, आपके मीडियम के इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि पुलिस इंतजामिया को उस ऐसे आदमी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वहाँ की ब्लॉक कमेटी का ठाठरी ने भी इसकी मजम्मत की है, कंप्लेंट भी शायद दी होगी, लेकिन अभी तक हमें नहीं सुना कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। आपने खुद चैनल पर देखा, आप दिखाइए इस किस्म की भाषा अगर इस्तेमाल हो तो वहाँ क्लैश भी हो सकता है। लेकिन मैं मुबारक दूंगा हमारे वर्करन को, हमारे वोटर्स को, जिन्होंने अभी तक सब्र और तहम्मुल से काम लिया है। और एक बार फिर मैं आपके चैनल से यह कहूँगा, स्टेट के तमाम लोगों से कहूँगा कि आप गुलाम नबी आज़ाद साहब का हाथ मजबूत करो। पूरी स्टेट में आप जो भी काम, जो भी बोर्ड आप देखते हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब का लगा हुआ है, क्योंकि काबिल तरीन एक डेवलपमेंट किस्म के आदमी हैं वो। पूरे हिंदुस्तान में उनके जब हेल्थ मिनिस्टर थे तो उन्होंने जगह जगह मेडिकल कॉलेज खोले हैं। उनके दौर जहाँ भी रहा है बहुत ही लायक और ऑफिशेंट CM रहे वो, हमारे हेल्थ मिनिस्टर रहे वो हमारे। मैं आइंदा भी यहाँ के नौजवानों से खासकर कहूँगा कि अगर आज़ाद साहब मैदान में आ जाते हैं तो उनका साथ दीजिए। आज़ाद साहब आएंगे तो समझो हमारी नौजवान का, खास करके इस वक्त कितने बड़े लोग नौजवान हैं, वो 84 तक उनको कोई नहीं लगा रहा है। तो आज़ाद साहब के वक्त में हमने देखा ऑन स्पॉट भर्तियां पुलिस में उन्होंने कराई, जगह जगह रिमोट एरियाज़ में उन्होंने जाके DG साहब को भेजा। जो लड़का सोच भी नहीं सकता था, जिनके पास किराया नहीं होता, वो पुलिस में लगाए। मेरिट देखा, कद का मेरिट देखा, लेकिन ये नहीं देखा तेरी ज़ात क्या है, कुछ नहीं। एक डेवलपमेंट का सैलाब था हर सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, टूरिज़म सेक्टर में। डेवलपमेंट का दौर जो था वो हमने सिर्फ देखा तो आज़ाद साहब के वक्त 2.5 साल के पीरियड में देखा। ये आप भी जानते हैं, यहाँ के लोग भी जानते हैं। एक बार मैं आपके चैनल का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे सीनियर लीडर हमारे साथ बैठे हुए हैं, VIP साहब, ये भी यहाँ पर रात दिन मीडिया के ज़रिए अपने इलाके की जो है आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं, हुकूमत तक पहुँचाते हैं। मैं अंजाम से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे भलेसा के इलाके में बिजली का बहरान काफ़ी बना हुआ है। 10 मिनट से ज़्यादा बिजली वहाँ ठहरती नहीं है। लिहाजा मैं कमिश्नर, सेक्रेटरी और एडवाइज़र, जो हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र जो इसमें महकमे के हैं, वो देखें उन इलाकों में बिजली का बहुत खस्ता हाली है, वहाँ पर बिजली को ठीक किया जाए। और बाकी आप देखेंगे डेंग साहब के 22 तारीख जो रिज़ल्ट आएगा, हमारी कांग्रेस पार्टी जो है वो भारी मेजॉरिटी से सबसे पहली पार्टी होगी जिसके सबसे ज़्यादा DDC मेंबर्स होंगे। उसके बाद आगे भी देखिए, हमारी एक बार फिर मांग है कि स्टेट का दर्जा बहाल करके किया जाए और उसके साथ यहाँ इलेक्शन किए जाएं। और आज़ाद साहब अगर यहाँ आ गए, उनका हाथ मजबूत किया जाए और फिर एक बार यह रियासत और नौजवानों का भला होगा। जय हिंद, जय भारत। रंजीत सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से BJP ने डेवलपमेंट कितनी की, क्या किया, वो एक अलग इशू है। जिस तरह से वो इलेक्शंस को लेके जो सीरियसनेस दिखाती है,
वो सीरियसनेस कांग्रेस क्यों नहीं दिखाती है? उनके जो बड़े बड़े कदावर नेता मंत्री जितने भी हैं सब यहाँ पे आके डेरा डाल चुके हैं। आपके कांग्रेस के नेता कहाँ पे हैं? वो क्यों नहीं कैंपेनिंग यहाँ पे कर रहे हैं? देखो, ग्राउंड लेवल पे हमारे लोग जो हैं, जो यहाँ के मकामी एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, वो जा रहे हैं। लेकिन ये छोटे लेवल का चुनाव है और बीजेपी वाले तो इनको सिर्फ चुनाव में जाते हैं। आपने देखा आंध्र प्रदेश में छोटे लेवल पे मिनिस्टर चले गए, वो छोटे लेवल सरपंच का चुनाव वहाँ पर प्रधानमंत्री या मिनिस्टर चले जाते हैं। लेवल्स होता है, हर एक लेवल होता है। हमारे यहाँ सीनियर लोग जो हैं, हमारे जी मीर साहब हैं, सुरूड़ी साहब हैं या मजीद वानी साहब हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जो हमारे लगे हुए हैं। लोगों को ये पता असलियत का चल गया है और कांग्रेस पार्टी के अलावा यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर सकती। इनके खोखले वादे, आप राशन का हालत देखो, आज एक राशन कार्ड बनाने के लिए आदमी को तड़पना पड़ता है, जबकि हमारे वक्त में 35 किलो राशन मिलता था, आज 5 किलो मिल रहा है। बिजली की हालत देखो, बेरोजगारी की हालत देखो। इनके उन खोखले वादों में ये कितने भी यहाँ पर लोग लाएं, इतना इनको अगर खतरा है ये वहाँ उन लोग ग्राउंड लेवल पर छोड़े। लोगों ने खुद फैसला करना है किसको वोट, ये जितनी भी कैंपेन करें। लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर में इनको अब एक बार वो लोग कोई वोट देने वाला नहीं है, कोई ऐसे इनके इसमें बहकावे में आने वाले नहीं है। जी साहब, जिस तरह से इन इलेक्शंस में भी, जिस तरह से एमपीज़ के इलेक्शन हुए वहाँ पे भी मोदी जी का चेहरा यूज़ किया गया, जब एमएलए इलेक्शन हुए तब भी उनका चेहरा यूज़ किया, अब डीडीसी इलेक्शन है तो इसमें भी उनका चेहरे का यूज़ किया जा रहा है कि मोदी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, डीडीसी के हैं, म्यूनसिपलिटी के हों, पंचायत के हों, ये हर जगह मोदी साहब को ही लेते हैं। कितनी बार ले जाएंगे? यहाँ जम्मू कश्मीर के अलग इशू हैं। यहाँ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहूँगा, रियासत जम्मू कश्मीर के अलग इशू हैं, इसकी अलग एक पहचान है। यहाँ अलग एक इशू है, यहाँ पर वो सेंटर का वो नहीं चल सकता। पहले ही बेड़ा गर्क हमारा हो गया है 5 तारीख से 5 अगस्त के बाद यहाँ पर हालात इस किस्म के बनाए गए हैं। नौजवानों में बेचैनी है, लोग दर हैं, लोगों को ये पता ही नहीं है कि कौन सी सरकार तो होती है लोगों को रोज़गार बनाने के लिए, रोज़गार देने के लिए। ये बेरोज़गार कर रहे हैं लोगों को, कोई इशू नहीं। लोग इतने नौजवान पढ़े लिखे हैं, इतने ग्रेजुएट हैं, एक एक घर में 15-15 लड़के, एक एक गांव में 20-20 लड़के पोस्ट ग्रेजुएट हैं। उनके पास कोई फ्यूचर ही नहीं है कि उनका क्या नौकरी का होगा। आप दूसरी स्टेटों की बात करें, वहाँ प्राइवेट सेक्टर होता है, लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाते हैं। ये इंडस्ट्रियल स्टेट है ही नहीं, यहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ के अलग से इशू होते हैं। यहाँ पर लोगों ने पहले, मैं आपको बताऊं, पहले यहाँ की लोकल सरकारें, यहाँ लोकल पार्टियां राज करती थी। लेकिन जब 2002 के बाद आज़ाद कांग्रेस ने और मुफ्ती साहब ने गवर्नमेंट चलाई, उसके बाद लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट भी का कोई नाम होता है। हमने ऐसे इलाके भी देखे थे जहाँ 30 साल से या 50 साल के सड़कों का नाम नहीं था, कॉलेज का नाम नहीं था, हाई सेकेंडरीज का नाम नहीं था। वो तो आज़ाद साहब के वक्त में लोगों ने देखा कि हुकूमत जो होती है लोगों के लिए होती है और लोगों से बनाई जाती है, लोगों के लिए होती है, लोगों की होती है। ये तो कांग्रेस के वक्त से हुआ। आज ये अगर मोदी जी का चेहरा देते हैं, कितनी बार दिखाएंगे? आप ये लोग जान चुके हैं, चेहरा देखने से कुछ नहीं होगा। यहाँ ग्राउंड लेवल पर जो काम करेगा वोट उसी को मिलेंगे। रंजीत जी, जिस तरह से गुपकार अलायंस का जो गठन हुआ था उसमें पहले कांग्रेस का हाथ आगे बढ़ाना, फिर हाथ खींचना, उसका नुकसान जो है इन डीडीसी इलेक्शंस में कांग्रेस को देखना पड़ेगा। नहीं, वो कोई नहीं, वो उसका कुछ नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल में इस वक्त सिर्फ लोग जो हैं डेवलपमेंट के नाम से देखते हैं, पुराना मौजा भी कर रहे हैं कि पुराने लोगों ने काम क्या किया, किस हुकूमत ने यहाँ पर लोगों को बसाया। रोशनी एक्ट यहाँ पर बना, रोशनी एक्ट एक गरीब लोगों के लिए बना। आप इसका इन्होंने एक प्रोपोगंडा करके किया जी, उसने भी किया, जो किया उसने किया, लेकिन आम तौर पे गरीबों को फ़ायदा हुआ था उसका। आज़ाद साहब ने 100 रुपये में गरीबों को, कुछ आदमी हमारे गरीब ऐसे उनके पास सिर्फ 5 मरले ज़मीन है, कुछ उनके पास 5 कनाल है, 2 कनाल है, उन लोगों को भी फ़ायदा हुआ था। ये वन साइड देख के इन्होंने काले कानून ला रहे हैं। आप किसानों के आंदोलन देखो, किसान कह रहे हैं हमें ये मजदूरी नहीं, कह रहे हैं तुम्हें मंजूर है, तुम मानो न मानो। जनरल डायर की वो जो 1919 में जैसे वो टैक्स लगाया था कपड़े पे और जलियांवाला बाग हुआ था, उनने किसान आंदोलन कर रहे थे वहाँ पर कि ये टैक्स हमें मंजूर नहीं, उसने जनरल डायर ने फायर कर दिया। आज वो फायर नहीं है लेकिन अंदर से फायर है। उसी तरीके से ये हुकूमत काम कर रही है। किसान कह रहे हैं हमें ये मंजूरी नहीं है, कानून हमारे खिलाफ है। अगर नहीं है भाई कर दो, उनकी तरफ करो, किसानों को जो फ़ायदा हो रहा है उससे करो तुम। नहीं जी हमें ये करना है। उसी तरह इन्होंने नोटबंदी में भी किया, GST में भी किया, स्टेट जम्मू कश्मीर के साथ भी किया, ज़बरदस्ती की। ना मानो ना मानो लेकिन ऊपर अपना कानून लगा देना है।
ये जमहूरियत में इस किस्म का नहीं चलता है। जमहूरी मुल्क है, इसमें लोगों की आवाज़ सुननी पड़ती है, डिस्कस होती है, ऐवानों में पार्लियामेंट में डिस्कस होती है। जो लोगों को फिट आता है वो करना पड़ता है ताकि लोगों के ये बगावत ना हो या लोगों में वो नाराज़गी ना हो। तो किसानों के आंदोलन से आपको समझ आ रहा है कि कितनी अकड़ हुकूमत है, कितनी नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर किसान बेचारे जो पूरे देश को पालते हैं, बाहर हम राशन भेजते हैं, उनके साथ उनके 3 कोई कम मुद्दे उनको वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप देखो कितनी संजीदगी से ये हुकूमत ले रही है। रंजीत सर, जिस तरह से गुपकार अलायंस को जो है बीजेपी के द्वारा कहा जाता है कि एंटी नेशनल जो एक ग्रुप बनाया गया है, ये मतलब एक हुकूमत के खिलाफ एक प्रोपोगंडा है, तो कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पे, आपका क्या स्टैंड है? देखो, ये रीजनल पार्टी है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, उसको नेशनल इशू पे बात करनी होती है। ये यहाँ की गुपकार जो है एनसी, पीडीपी या छोटी मोटी पार्टी आपस में मिलके कहती हैं और हिंदुस्तान के आइन के थ्रू अगर वो कोई डिमांड अपनी रखती हैं तो डिमांड रखने का उनको हक है। कांग्रेस नेशनल इशू पे, इस पे मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये नेशनल इशू है, ये मेरे लेवल में नहीं है। हमारी पार्टी के सीनियर लोग यहाँ बैठे होते हैं, हमारी ऑल इंडिया लेवल की कुल हिंद कांग्रेस है, उसमें उनको अपने मुफाद में देख के, मुल्क के मुफाद में देख के उनको देखना पड़ता है। लेकिन अगर छोटी मोटी पार्टियाँ अगर आईने हिंद के थ्रू अपना डिमांड रखती हैं तो उसमें बुरी बात तो कोई नहीं है। एंटी नेशनल कौन है? वो मिनिस्टर रहे हैं वो लोग, उनके लोग में भी यहाँ पुलिस काम करती थी, मिलिटेंट मरते थे, फ़ौज काम करती थी। फारूक अब्दुल्ला साहब के वक़्त में यहाँ STF खड़ी हो गई, उन्होंने मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जब 96 में फारूक साहब यहाँ CM बने उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे, उन्होंने यहाँ पर SOG खड़ी की, पुलिस को फ्री हैंड दिया, तब जाके हालात यहाँ रुके। चारों तरफ से आगे आग थी। उसके बाद फिर मुफ्ती साहब आए, सेंटर हुए मिलिटेंट। उसके बाद आज़ाद साहब आए, उस वक्त भी वही हुकूमत, वही एडमिनिस्ट्रेशन काम करती थी, वही फ़ौज थी। ये कोई नहीं है। फ़ौज और मुल्क को सलामती के लिए पुलिस, आर्मी, IB, CIB होती है। पोलिटिक्स जो होता है ये बेवकूफ़ बनाने के लिए। यहाँ जो मुल्क की जो भागदौड़, ये सलामती का मसला जो होता है वो आर्मी, IB होती है, CBI होती है, एजेंसियाँ होती हैं, उनको पता होता है कि मुल्क को क्या खतरा है, उस पर हुकूमत डिसीजन लेती है। लेकिन मेन जो पिलर होता है वो हमारी आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस होती है, पुलिस होती है, उन्होंने संभालना होता है, वो जो हुकूमत होती है। लेकिन हमारी ये कोई कहे कि एक तबके की पुलिस है, एक किसी की फ़ौज है, नहीं, ये मुल्क की फ़ौज होती है। इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जमहूरी मुल्क की फ़ौज है। जो भी वक्ती हुकूमत होती है उसको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। और उस वक्त फारूक साहब की जब हुकूमत थी उस वक्त तो चारों तरफ अंधेरा था, उन्होंने यहाँ पर पुलिस को फ्री हैंड किया, उस वक्त बड़े बड़े अफसरों ने काम किया और मिलिटेंसी का ग्राफ नीचे आया। ऐसी बात नहीं, ये भी नेशनलिस्ट हैं, हिंदुस्तान के आइन के थ्रू ये आज इनके इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये तो गलत प्रोपेगेंडा है इनके खिलाफ, ये तो गलत बोलते हैं ये लोग। जी, तो सर क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मेरा आम जनता से ये है कि आप काम करने वाली और सेकुलर फोर्सेस को वोट दें, जो यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे को जो कैंडिडेट मद्देनज़र रख के और डेवलपमेंट की इशू पे बात करेगा, आप उनको वोट दीजिए। और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने मुल्क को आज़ाद किया है और जिसकी खास करके जम्मू कश्मीर में आज़ाद साहब को लोग देखते हैं। आप आज़ाद साहब के लिए वोट कीजिए। आज़ाद साहब हमें अभी हमारे भगवान अल्लाह ताला उनको अभी लंबी उम्र दे, उन्होंने यहाँ काम किए हैं। लोगों को अभी तवक्का है कि आज़ाद साहब जो है यहाँ के इलेक्शन में उनका ज़रूरी हाथ रहेगा और आइंदा आने वाली स्टेटहुड जब बहाल हो जाएगी उसके बाद भी उनकी सियासत में बहुत बड़ा हाथ रहेगा। उनको देख के कांग्रेस पार्टी का आप सपोर्ट कीजिए, वो बढ़िया रहेगा यहाँ की J&K के स्टेट के लिए और नौजवानों के लिए। थैंक यू सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ रंजीत सिंह मनहास साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा कांग्रेस पार्टी से, और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं और फाज़ा मडायन, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।